After 11 videos, finally we are starting MCQ solution of chapter number 3, that is AC fundamentals. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर पे थोड़ा सा हम टाइम ज़्यादा लेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है हर कंसेप्ट के हिसाब से, हर सब्जेक्ट के हिसाब से. सो एसी फंडामेंटल्स की जो थ्योरी थी वो लास्ट 11 वीडियोस में हमने डिस्कस की. काफ़ी सारा जो डेटा है वो सारा हम उसी थ्योरी की बेस पे हम उसको सॉल्व करेंगे. तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले वो वीडियोस देख लें, उसके बाद आप यहाँ पे एमसीक्यूज़ पे आएँ. स्टार्ट करते हैं. एमसीक्यू नंबर 1 है द फॉर्म फैक्टर इन रेफरेंस टू अल्टरनेटिंग करंट वेव फॉर्म रिप्रेजेंट्स द रेशो ऑफ. ठीक है, फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है हमसे और फॉर्म फैक्टर हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था. फॉर्म फैक्टर हमारे पास जो होता है वो आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू. ठीक है कि आरएमएस वैल्यू को जब हम डिवाइड करते हैं एवरेज वैल्यू से तो वो हमारे पास क्या होता है, फॉर्म फैक्टर बन जाता है. सो फॉर्म फैक्टर की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो आरएमएस बाय एवरेज वैल्यू थी, जो कि यहाँ पे एक हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू. सो ये डेफिनेशन बेस्ड एक एमसीक्यू था. और वैसे अगर इसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो हमने प्रोवाइड की थी कि अगर साइनोसाइडल वेव होगी तो उसमें हमारे पास 0.707 ऑफ पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई 0.636 ऑफ पीक वैल्यू. सो यहाँ से पीक वैल्यू हम कैंसिल आउट कर लेते हैं तो हमारे पास जो फॉर्म फैक्टर बनता है फॉर साइनोसाइडल वेव वो हमारे पास बनता है 1.11 का. और अगर हम स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव की बात करें तो उस टाइम पे हमारे पास आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू आपस में इक्वल हो जाती है, तो वो उसके लिए हमारा जो फॉर्म फैक्टर बनता है वो 1 का बनता है. सो ये हमारा था फर्स्ट एमसीक्यू. उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2, इफ़ द करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेस बाय 90 डिग्री द पावर इज़. अच्छा, अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि आपके पास जो है वो वोल्टेज और करंट जो है उन दो जो आपके पास फेजर्स होते हैं इनमें एक फेज़ एंगल बनता है. ठीक है, और फेज़ एंगल का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू जो है, एक फेज़र जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को पहले अचीव कर रहा है, दूसरा जो है वो कुछ टाइम के बाद कर रहा है. अब ये कह रहा है यहाँ पे हमारे पास अगर ऐसा कोई सर्किट है जिसमें हमारे पास करंट और वोल्टेज के दरमियान में जो फेज़ एंगल आ रहा है, ठीक है, जो लीडिंग और लैगिंग का जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो उस टाइम पे हमारे पास पावर कितनी होगी. ठीक है, ये जो ज़ीरो है ये करेक्ट ऑप्शन है. तो अब ये हम देख लेते हैं कि ये इसका क्या मतलब है. थोड़ी सी इसको मैं डिटेल में आपको लेके जाऊंगा कि आपके पास ये जो केस है ये कब बनता है. ठीक है, 90 डिग्री का आपके पास 3 केसेस हैं. एक आपके पास रेजिस्टिव लोड है, ठीक है, एक आपके पास इंडक्टिव लोड है और एक आपके पास कैपेसिटिव लोड है. ठीक है, जब आपके पास रेजिस्टिव लोड होगा तो उस टाइम पे आपका जो करंट है, करंट और वोल्टेज वो इन फेज़ होंगे. ठीक है, इन फेज़ का मतलब ये है कि जिस फेज़ पे हमारे पास वोल्टेज होगी उसी फेज़ पे हमारे पास करंट होगा. या इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो जिस वैल्यू पे जाके, जिस टाइम पे जाके हमारी वोल्टेज जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगी, उसी टाइम पे हमारा करंट जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा, मतलब कि अचीव कर जाएगा. ठीक है, तो वो जो केस होगा वो कौन सा केस होगा, रेजिस्टिव लोड का, जब हम सर्किट में जस्ट रेजिस्टेंस लगा रहे होंगे. ठीक है, सो उस टाइम पे करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेस एंगल होगा वो 0 का होगा. ठीक है, तो उस टाइम पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो पावर होगी, एक्टिव पावर, वो कितनी होगी, वी आई कॉज ऑफ 0 डिग्री. सो कॉज ऑफ 0 विल गिव्स 1, सो पी इज़ इक्वल टू वी आई. तो हमारे पास जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट गिवन है, मतलब कि रेजिस्टिव लोड के अंदर हमारे पास पावर होगी. ठीक है, सो एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपके पास रेजिस्टिव लोड नहीं है बल्कि आपके पास इंडक्टिव लोड है. ठीक है, इंडक्टिव लोड का मतलब है कि आपके पास अभी सर्किट के अंदर इंडक्टर लगा हुआ है. तो अब इंडक्टर का केस क्या होगा, इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है. इसका कॉन्सेप्ट में अगर आपको अभी स्टार्ट करना शुरू कर दूँ ये वीडियो 20 से 25 मिनट तक चली जाएगी, लेकिन मैं भी आपको टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ कि जब आपके पास इंडक्टर लगा हुआ होगा तो उस टाइम पे आपका जो वोल्टेज होगी वो लीड करेगी. ठीक है, करंट को बाय 90 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे अब देखिए ये बताया गया है कि इफ़ द करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेस, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसमें लीडिंग
वो क्या है, लैगिंग क्या है, मतलब कि वोल्टेज लीड कर रही है कि करंट लीड कर रहा है। सो ये जब आपका इंडक्टर होगा तो आपकी वोल्टेज जो है वो लीड करेगी, ठीक है, और करंट जो है वो आपका लैग करेगा। और हम ओवरऑल जब बात करेंगे कि हमारा जो सर्किट है वो लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा, तो वो हमेशा हम करंट की बेस पे डिसाइड करते हैं कि आपका करंट जो है वो अगर लीडिंग है तो हमारा सर्किट, हम कह देंगे कि हमारा सर्किट जो है वो लीडिंग सर्किट, करंट लीडिंग है तो सर्किट भी लीडिंग हो जाएगा। अगर करंट लैगिंग है तो हम कहेंगे कि हमारा सर्किट जो है, या एक और टर्म आती है पावर फैक्टर की, तो हम कहते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग है। तो वो डिसाइड करता है हमारा करंट, ठीक है। सो करंट आपका फॉर द केस ऑफ इंडक्टर हमेशा लैग करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट को आपने अपने पास नोट कर लेना है। ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इंटरव्यू में इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं कि जब भी आपके सर्किट में जो इंडक्टर लगा होगा आपके पास, एक तो ये है कि फेज डिफरेंस आ जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। दूसरा ये है कि कौन सा जब लीड करेगा कौन सा लैग करेगा, ये डिसाइड करेगा हमारा कंपोनेंट कि हमने इंडक्टर लगाया कि कैपेसिटर लगाया। और अगर हम कैपेसिटर लगा देंगे तो कैपेसिटर में हमारे पास जो करंट होगा वो लीड करेगा वोल्टेज को 90 डिग्री से, तो इससे हमारे पास जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग पावर फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। सो ये दो से तीन चीज़ें थी, ये MCQs में हमने डिस्कस कर ली। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ़ द करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री। सो अब हम इस लाइन से हम ये कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या हमारे पास इस सर्किट में इंडक्टर है कि या हमारे पास कैपेसिटर है, लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है कि हमारे पास या यहाँ पे रेजिस्टर इंडक्टर होगा या हमारे पास कैपेसिटर होगा। इसी की वजह से हमारे पास फेज शिफ्ट आई है, ठीक है। अब उसकी जो डिटेल है वो हम किसी और जगह पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक में हमारे पास जे ओमेगा सी होता है, एक में हमारे पास जे ओमेगा एल होता है, ठीक है। जे की वजह से हमारे पास 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। ये एक शॉर्ट सी ब्रीफ सी एक उसकी एक समरी है। तो अब देखिए जी क्या हुआ इस MCQ में, वो कह रहा है कि जैसे उसने हमें ये बताया कि 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है तो पावर कितनी होगी। सो P इज़ इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, P इज़ इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ 90 डिग्री, कॉज ऑफ 90 जो होता है वो 0 होता है, सो P इक्वल टू 0 हो गया। सो यहाँ से एक और कंक्लूजन हमने फाइंड किया। वो क्या कंक्लूजन है कि जब भी हमारे पास सर्किट में जो इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा तो उसकी जो पावर होगी उस कंपोनेंट की वो 0 होगी। सो पावर एब्जॉर्ब्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर विल बी 0, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहाँ से उसको मैथमेटिकली हमने प्रूव कर लिया। उसके बाद है MCQ नंबर 3, द फॉर्म फैक्टर ऑफ अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC वेव फॉर्म इज़, ठीक है। अब हमारी जो AC वेव फॉर्म आती है वो साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है। सो यहाँ से हमने इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको पता है फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू है वो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और ये देखिए ये जो 220 वोल्ट है ये एक्चुअली आपके पास RMS वैल्यू है, और ये 50 हर्ट्ज हमारे लिए इस टाइम पे यूज़लेस है क्योंकि ये डिसाइड नहीं करेगा कि हमारा फॉर्म फैक्टर कैसा होगा। सो मेन चीज़ जो है वो ये है कि RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू हमें नोन होनी चाहिए। अब ये जो हमारे पास AC वेव फॉर्म आती है ये साइनोसाइडल होती है। तो साइनोसाइडल के लिए हमें पता है कि हमारे पास 0.707 ऑफ VP डिवाइडेड बाई 0.636 ऑफ VP हमारे पास फॉर्म फैक्टर बनता है। पीक वैल्यू सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फॉर्म फैक्टर फॉर साइनोसाइडल वेव इज़ ऑलवेज 1.11। सो ये हमारा ऑप्शन जो है वो 1.11 का हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद MCQ नंबर 4 है, इफ़ E1 इज़ इक्वल टू A साइन ओमेगा टी एंड E2 इज़ इक्वल टू A साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, देन अब उसमें 4 ऑप्शन थे कि कौन सा लीड करेगा कौन सा लैग करेगा, ठीक है। अब ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। अब देखिए ये जो E1 है ये हमारे पास एक फेज़र है, ठीक है। ये A2 है ये हमारे पास दूसरा फेज़र है। अब इन दोनों को अगर हम प्लॉट करेंगे तो ओमेगा टी जो है वो एक रेफरेंस पे आ जाएगा, 0 रेफरेंस पे, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, तो वो इस फेज़र पे हमारे पास ये इसको हम ड्रा कर देंगे रेफरेंस 0 पे। और ये जो माइनस थीटा है इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फेज़र होगा ये इस रेफरेंस से माइनस थीटा मतलब कि वो उससे पीछे जो होगा वो हम ड्रा करेंगे, ठीक है। क्योंकि माइनस थीटा का मतलब मैंने आपको बताया था कि माइनस का मतलब ये है कि वो
इसको हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। तो माइनस की वजह से क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो क्लॉकवाइज मूव करने का मतलब ये है कि वो हमारा फेज़र बाद में आगे जाके रीच करेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो E2 है ये हमारे पास बाद में आएगा, ठीक है, अपनी वैल्यू को बाद में अचीव करेगा। तो ये जो फेज़र है ये एक्चुअली लैग करेगा। सो E2 लैग्स E1 बाय थीटा डिग्री, या ये ऑप्शन अगर होता तो ये आपका ठीक था कि E2 जो है वो लैग करेगा, या फिर जो ऑप्शन यहाँ पे गिवन था वो ये था कि E1 जो है वो लीड करेगा E2 से बाय थीटा, ठीक है। सो ये थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया। सो E1 लीड्स E2 बाय थीटा, ये हमारा यहाँ पे आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 5 है जो कि हमारा RMS और एवरेज वैल्यू से रिलेटेड है। तो फॉर द वेव फॉर्म शोन इन फिगर एवरेज वैल्यू इज़, ये एवरेज वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि ये 1.5 कैसे आई है। अच्छा, अब इस वेव फॉर्म को थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा, अब देखें जी, ये जो वेव फॉर्म है एक्चुअली ये एक सॉटूथ वेव फॉर्म है, लेकिन एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि भाई ये वैल्यू 0 से स्टार्ट होने के बजाय ये 1 पे स्टार्ट हो रही है। सो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ऑफसेट का, कि ऑफसेट वैल्यू जब आपकी होती है तो वहाँ पे आपके पास दो सिग्नल्स बनते हैं, एक डीसी सिग्नल और एक एसी सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जस्ट एक डीसी वैल्यू आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये ऑफसेट है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अब दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आते हैं कि एक तो हमारा एसी सिग्नल होगा इसमें, ठीक है, जो कि ये हमें सॉटूथ से मिल रहा है, ये हमारा एक एसी सिग्नल होगा, और एक हमारा डीसी ऑफसेट वैल्यू होगी जिसकी वजह से ये जो वेव फॉर्म है ये एक्चुअली ऊपर चली गई, ठीक है। वो जो मैंने क्लैम्पर का एक कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि क्लैम्पर जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी वेव फॉर्म को वो शिफ्ट कर लेता है, ठीक है, वो 0 से वो ऊपर लेके जा सकता है, वो 0 से नीचे लेके आ सकता है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो क्लैम्पर एक्चुअली यूज़ हुआ है वो एक पॉजिटिव क्लैम्पर था जिसने उसको पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट करवा दिया, ठीक है। सो ये हमारे पास ऑफसेट हुई वेव फॉर्म है। तो अब दो चीज़ें हमने कंक्लूड कर ली कि एक तो ये सॉटूथ वेव फॉर्म है, ठीक है, और एक ये है कि ये ऑफसेट वैल्यू है कि इसकी ऑफसेट होने के बाद ये ऊपर गई है। तो अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देख लें कि इसको जब हम 0 पे लेके आएंगे, देखो 1 को जब हम 0 पे लेके आएंगे तो ये पूरी की पूरी वेव फॉर्म नीचे आएगी, मतलब कि इस पूरी वेव फॉर्म को मैं नीचे लेके आऊँगा 0 के ऊपर, ताकि मुझे इसका जो एसी वाला पोर्शन है वो मुझे मिल सके, ठीक है। वहाँ पे भी हमने क्या किया था, हमने उसको जो उसका ओरिजिनल सिग्नल था हम उसको साइनोसाइडल वेव फॉर्म में लेके आए थे, यहाँ पे भी हम उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएंगे। तो इसको जब मैं नीचे लेके आता हूँ 1 से लेके 2 तक जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वेव फॉर्म जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो ये 0 से स्टार्ट होगी और ये 1 पे आके ये वाला पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। सो मेरे पास देखें अब क्या वैल्यूज़ बनेंगी, एक मेरे पास वेव फॉर्म बनेगी सॉटूथ की ऐसे, देखें यहाँ से स्टार्ट होगी 1 पे आके ख़त्म, फिर नीचे, फिर इधर से 1 पे आके ख़त्म, फिर नीचे, फिर यहाँ से आके ऐसे 1 पे ख़त्म, फिर नीचे। तो अब मेरे पास इसका जो मैक्सिमम वैल्यू या जो पीक वैल्यू आ जाएगी इस सॉटूथ वेव फॉर्म की, वो आ जाएगी 1, ठीक है। ये चीज़ हमने डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद ये देखें ये कितना इसको ऑफसेट मिला हुआ है 1 का, तो इसका मतलब है कि जो डीसी ऑफसेट वैल्यू है वो 1 की है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि एक ऑफसेट वैल्यू हमारे पास आ गई 1 की, ठीक है, कि 1 वैल्यू का इसको ऑफसेट मिला तो वो ऊपर चली गई, और एक हमारे पास ऐसी वैल्यू आई सॉटूथ वेव फॉर्म की। अब हमने ये चीज़ें थ्योरी में डिस्कस की थी कि जब भी आपके पास सॉटूथ वेव फॉर्म हो तो उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने पीक वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है। डिवाइड बाय 2 कर दें या फिर आप उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो उसकी एवरेज वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। अब देखें 1 की जो एवरेज वैल्यू है ये क्योंकि एक डीसी वैल्यू है, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि डीसी वैल्यू का जो डीसी वैल्यू की जो एवरेज वैल्यू होती है वो वही होती है। सो 1 तो हमारे पास वैसा का वैसा रह जाएगा, सो ये 1 हमने वैसा का वैसा लिख दिया, और 1 हमारे पास जो पीक वैल्यू है इसकी, जब इसको हम ऑफसेट को रिमूव करते हैं तो हमारे पास एम्पलीट्यूड जो बनता है वो 1 का बन जाता है। सो 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, क्योंकि हम 0.5 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या फिर उसको 2 से डिवाइड करवा रहे हैं, तो जब हम इस वैल्यू को 1 को डिवाइड बाई 2 करवाते हैं तो हमारे पास 0.5 वैल्यू आ जाती है। सो हमारे पास क्या वैल्यू बची, 1 प्लस 0.5 इंटू 1, ये हमें दे देगा 0.5।
सो फाइनली दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारी जो एवरेज वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.5 एम्पेयर की। सो एवरेज वैल्यू ऑफ दिस वेव फॉर्म विल बी 1.5 एम्पेयर, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे गिवन था और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो 5 MCQs हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो है वो भी लिंक करता है इसके साथ, इसलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। अब उसी वेव फॉर्म का हमें पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में बताएं कि इसकी RMS वैल्यू कितनी होगी। तो अब RMS वैल्यू के लिए भी हमारा कंसेप्ट जो है वो वही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, नाउ वी नो दैट RMS वैल्यूज दैट कैन बी कंप्यूटेड बाय द सेम मेथड एज द एलिमेंट्री एंड सिमेट्रिकल सिग्नल्स दैट इन द प्रीवियस सेक्शन। साइन वेव फॉर्म जो है हमारी, उसके लिए वी पीक डिवाइड बाई √2 करते हैं। ट्राइंगल के लिए या साटुच के लिए हम जो RMS वैल्यू फाइंड करते हैं वो वी पीक डिवाइडेड बाई √3 से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या करना है, पीक वैल्यू जो है वो 1 है, 1 डिवाइडेड बाई √3 करेंगे तो हमारे पास जो RMS वैल्यू आ जाएगी वो 1.528 की आ जाएगी। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट MCQ है इसको हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ऑलमोस्ट ठीक है, काफ़ी डिटेल है, आगे वाले जितने भी MCQs हैं इनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में जो चीज़ें हमने देखी वही चीज़ें थी जो हमने पहले थ्योरी में पढ़ ली थी। थ्योरी इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप विदाउट कॉन्सेप्ट्स, विदाउट थ्योरी अगर आप इसको अटैम्प्ट करते तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल होती। लेकिन अभी देखें, ये हम जो चीज़ें कर रहे हैं ये सारी हमारे लिए बहुत ईजी है। फॉर्म फैक्टर हमने पढ़ा हुआ था, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के लिए हमने फॉर्म फैक्टर पढ़ा, फिर उसके बाद ये इन फेस आउट ऑफ फेस, ठीक है, फेस डिफरेंस ये भी हमने पढ़ लिया, फिर लीडिंग लैगिंग के जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने पढ़ लिए। तो ये सारी वैल्यूज़ वही थ्योरी वाली यूज़ हो रही हैं। लेकिन अभी देखें, आपकी जो कॉन्सेप्ट बेस पे हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हम रटा नहीं लगा रहे। अब इसकी वैल्यू हम इसको रटा नहीं लगा सकते, क्योंकि देखें यहाँ पे ये इसका ऑफसेट 2 पे है। अगर इसको कोई चेंज कर ले, कोई थोड़ा सा भी इसको चेंज कर ले तो फिर आपका जो रटा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो आपका जो आंसर है वो गलत आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दिया कि ये 1.5 एम्पेयर कैसे आया। एक ऑफसेट की वैल्यू, एक उसकी RMS उसकी एवरेज की जो AC वैल्यू है वो, दोनों को प्लस किया। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमने RMS के केस में भी वैसे ही प्लस किया और एवरेज वैल्यू के केस में भी ऐसे ही हमने प्लस किया, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाले जो MCQs हैं, 6 to 10 और 15 जितने भी हम हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट MCQs के साथ।